हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि फ़िलहाल जो ये परिस्थितियाँ बनी हुई हैं जिसकी वजह से हम लोग क्लासरूम टीचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों आज हम इस डिजिटल माध्यम से आपसे कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे। और मेरा आज का जो संबोधन है वो मुख्य रूप से बीए के सेमेस्टर जो 4 है उनके बच्चों से है, लेकिन जो टॉपिक मैं कवर करूँगी वो सबके ही काम का होगा और हमारे एमए के बच्चे और बाकी भी बीए के जो बच्चे हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो टॉपिक है कार्ल मार्क्स। और जैसा आप सब जानते हैं कि जब भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत की बात होती है तो कार्ल मार्क्स एक ऐसा चिंतक है जिसका जिक्र किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे आप मार्क्स के समर्थक हों, चाहे आप मार्क्स से विरोध रखते हों, लेकिन मार्क्स एक ऐसा चिंतक है जिसकी बात करना एक आवश्यक स्थिति है जो करना ही पड़ती है। और मार्क्स ही एक ऐसा चिंतक है जिसको हम लोग समाजशास्त्र में भी पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र में भी पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में भी पढ़ते हैं। तो मार्क्स को समझने के बहुत सारे तरीक़े हैं, बहुत सारे अंदाज़ हैं। तो आज मैंने ये सोचा कि मार्क्स की थ्योरी को हम डिस्कस करें आपके साथ। उससे पहले कुछ शब्द हैं, कुछ शब्दावली है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मार्क्स की थ्योरी में बार बार आती है। तो आज मैंने उन कुछ मुख्य शब्दों का संकलन किया है जिन शब्दों को अगर हम समझ जाते हैं तो मार्क्स के सिद्धांत को समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो बच्चों आज शुरू करते हैं इन कुछ शब्दों के साथ। और ये जो मुख्य शब्द जो अक्सर आपने सुना होगा कि मार्क्स का जब भी नाम आता है तो ये कुछ शब्द उसके साथ जुड़े हुए आ जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा नटशेल में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जब इन शब्दों को हम समझ जाएंगे, इनके अर्थ, इनके भाव को हम समझ जाएंगे तो मार्क्स के सिद्धांत को समझना भी हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और चूँकि ये जो सेमेस्टर का इम्तिहान आप देंगे ये ऑब्जेक्टिव होगा, तो अक्सर बहुत डिटेल क्वेश्चंस के बजाय आपसे बहुत बारीक बातें पूछी जाएंगी। तो अगर ये शब्द हमें समझ में आते हैं तो उन बारीकियों को भी हम अच्छे से जान पाएंगे। तो जो पहला शब्द आज हम चुनने जा रहे हैं वो है वर्ग। मार्क्स का सिद्धांत वर्ग की अवधारणा के बिना अधूरा है। और मार्क्स के लिए वर्ग क्या है? मार्क्स के लिए वर्ग का तात्पर्य है उत्पादन के साधनों के साथ संबंध। और ये संबंध केवल 2 ही प्रकार के हो सकते हैं। या तो हमसे मतलब कोई भी व्यक्ति, या तो वो इन उत्पादन के साधनों का स्वामी हो सकता है, इसका मालिक हो सकता है, या वो इन साधनों पर काम करता है। तो इसीलिए वर्ग का तात्पर्य है वह लोग जिनका उत्पादन के संबंधों के साथ समान या एक प्रकार का संबंध होता है। इसलिए मार्क्स ने शब्द यूज़ किया, वो कहता है कि 2 ही वर्ग हो सकते हैं समाज में, एक है हैव्स और एक है हैव्स नॉट। एक वो जिनके पास सब कुछ है और एक वो जिनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए इनको मार्क्स अलग अलग युगों में, अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से संबोधित करता है। कभी वो कहता है कि ये बूर्जवा और सर्वहारा हैं, कभी कहता है मालिक और दास हैं, कभी कहता है सामंत और किसान हैं। तो बात ये है कि वर्ग का तात्पर्य हमें ये समझ लेना चाहिए कि वर्ग का मतलब है लोगों का एक ऐसा समूह जिनका उत्पादन के साधनों के, अभी उत्पादन के साधन क्या है इनको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उत्पादन के साधनों के साथ एक सा रिश्ता पाया जाता है। अब जिन वर्गों की बात मार्क्स ने करी है उनको हम लोग बहुत जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। जो शब्द वो यूज़ करता है, एक वो वर्ड यूज़ करता है बूर्जवा वर्ग, है ना। बूर्जवाजी या जिसको हम पूंजीपति वर्ग भी कहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है। और उत्पादन के साधनों का स्वामित्व से तात्पर्य है, जैसे पूंजीवादी युग की बात करें तो इन्हें हम पूंजीपति कह सकते हैं। सामंतवादी युग की बात करें तो ये सामंत हैं, ज़मींदार हैं। और ये वो लोग हैं जो उत्पादन के लिए जो भी सामान ज़रूरत होती है, जो कच्चा माल चाहिए होता है, जो पूंजी चाहिए होती है, जो ज़मीन चाहिए होती है, इन सब के स्वामित्व का अधिकार इनके पास है। ये इसके मालिक हैं, ये इसके ओनर हैं।
इसके विपरीत दूसरे वर्ग की जो संकल्पना मार्क्स देता है वो है प्रोलेटारिएट क्लास, सर्वहारा। ये वो क्लास है जिनके पास अपनी श्रम शक्ति, उनकी जो अपनी ओन लेबर, इसके अतिरिक्त इनके पास कुछ भी नहीं। इनका सारा स्वामित्व किस चीज़ का है? इनके श्रम का। और अगर हम इसको कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में देखें तो ये श्रमिक है, कामगार है। सामंतवाद में देखें तो ये कौन है? किसान है, भूमिहीन श्रमिक जो बग़ैर ज़मीन का है और खेती करता है, ये वो लोग हैं। इसी क्रम में वो बात करता है दास की। दास यानी स्लेव्स। ये वो लोग हैं जिनको हम बहुत ही प्राचीन व्यवस्था में, जिसको हम दासता का युग भी कहते थे, स्लेवरी भी कहते थे, ये वो वर्ग है जिस पर इनके मास्टर्स का, इनके मालिकों का मालिक इनको अपनी निजी संपत्ति के रूप में लेते हैं और इनका अपने जीवन पर कोई अधिकार ही नहीं होता। मालिक अपने दासों के ऊपर इस प्रकार का अधिकार रखते हैं जैसे वो कोई वस्तु, कोई उपभोग की वस्तु हो। इन्हें मार्केट में ख़रीदा और बेचा जा सकता है। इसी के साथ जब मार्क्स को हम देखते हैं तो मार्क्स के यहाँ यूज़ होता है सामंत वर्ग। सामंत कौन? जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। ये वो लोग हैं जो भूमिहीन किसान हैं, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनके ऊपर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखते हैं, इनडायरेक्ट वे में। और इस समय क्योंकि खेती मुख्य व्यवस्था है, उत्पादन का आधार खेती है, तो ये खेती के लिए जो चीज़ें हैं, ज़मीन है, उन पर ये अपना अधिकार रखते हैं। अब ये बात तो हुई तरह तरह के वर्गों की। अब मार्क्स की सिद्धांत में जो अगला बहुत महत्वपूर्ण शब्द हमको दिखाई देता है, या अगली महत्वपूर्ण अवधारणा नज़र आती है, वो है वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। इसका तात्पर्य होता है दो परस्पर विरोधी वर्गों के मध्य संघर्ष, टकराव, लड़ाई, क्लैश, स्ट्रगल, दो ऑपोजिट क्लासेस के बीच में। और इसका कारण क्या है? क्यों होता है ये? क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। उनके जो हित हैं वो हितों का टकराव, और हर वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए, उन अपने हितों को बनाए रखने के लिए दूसरे वर्ग के साथ संघर्ष करता है। और मार्क्स ने की बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो कहता है कि अब तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास, यानी इतिहास का निर्माण ही क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि दो वर्ग रहे और हर समय में इन दो वर्गों के हित टकराते रहे और इन दो वर्गों के बीच द्वंद्व या टकराव होता रहा, और इनके संघर्ष की परिणति ये हुई कि एक नई व्यवस्था का उदय हो गया। अगला जो शब्द हम लेंगे वो है वर्ग चेतना, क्लास कॉन्शियसनेस। चेतना का मतलब है अवेयरनेस, जागरूकता। और वर्ग संघर्ष की परिस्थिति के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एक वर्ग इस वर्ग चेतना से युक्त हो। और मार्क्स कहता है कि जब कोई वर्ग चेतना से युक्त हो जाता है, अपनी दूसरे वर्ग की तुलना में अपनी वर्ग स्थिति के बारे में जागरूक हो जाता है, तो ऐसे वर्ग को वो कहता है ये बन जाता है अपने लिए वर्ग, अपने में वर्ग से अपने लिए वर्ग। क्लास इन इटसेल्फ से ये क्लास फॉर इटसेल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब उसे ये लगता है कि मेरा शोषण नहीं हो रहा, बल्कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों का एक कनेक्ट पैदा होता है, उन सब का शोषण हो रहा है, तब वो फिर वर्ग संघर्ष की तरफ अग्रसरित होता है। अब हमने ये जो सारी बातें पढ़ी, इससे हमें ये समझ में तो आया कि वर्ग क्या होता है, वर्ग कितने प्रकार का होता है। अब हम अगली तरफ बढ़ते हैं मार्क्स सिद्धांत की, जहाँ वो बात करता है उत्पादन के साधन। हमें समझ में आ गया, जब हमने वर्ग पढ़े तो हमें उत्पादन के साधन भी समझ में आ गए, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्पादन के साधन वो चीज़ें हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है। जब किसी चीज़ का हम उत्पादन करें, उस उत्पादन के लिए ज़रूरी चीज़ें, रॉ मटेरियल है, ज़मीन है, फैक्ट्रीज़ हैं, पूंजी है, ये सारी चीज़ें। और ये जो उत्पादन के साधन होते हैं, इन्हीं साधनों पर अधिकार की बात हम कर रहे थे। इन साधनों पर अधिकार अगर मालिक का है तो मालिकों के वर्ग में चले जाते हैं, और इन साधनों पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है, हम इन साधनों पर खाली काम करते हैं, तो हम श्रमिकों के वर्ग की तरफ चले जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन की पद्धतियां क्या हैं, तो मार्क्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसको कहते हैं अधिसंरचना और अधोसंरचना, सुपरस्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर। ये मार्क्स के सिद्धांत का एक आधार है। उसने बात करी कि जो अधोसंरचना है ना, अधो यानी बेस है, ये बुनियाद है, ये नींव है। जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, उसकी बुनियाद होती है नींव। बुनियाद कैसी होगी?
ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो ज़मीन कितनी होगी, 1 मंजिल बनेगी कि 10 मंजिल बनेगी। तो ये जो बुनियाद है, ये बुनियाद, ये फाउंडेशन जो है, ये मार्क्स के लिए है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आर्थिक संरचना। और ये बुनियाद, ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जैसा होता है, समाज भी वैसा ही होता है। और इसी पर समाज की जो अधिसंरचना होती है, जो सुपर स्ट्रक्चर होती है, वो इस पर टिकी होती है। यानी अधिसंरचना का तात्पर्य हुआ कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के अलावा जो कुछ भी समाज में है, कला, साहित्य, धर्म, दर्शन, जितना भी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, ये सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये सुपर स्ट्रक्चर है। अब जब वो इस मोड ऑफ प्रोडक्शन, अब जब ये समझा लेता है वो ये अधिसंरचना अधोसंरचना, तो अब बात करता है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन की। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ये जो बेस की बात मैंने करी थी, ये बेस उत्पादन की पद्धति, उत्पादन के संबंध से मिलकर बनता है। जब वो उत्पादन की पद्धतियों की बात करता है तो इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ये एक स्पेसिफिक तरीक़ा है, एक मेथड है, जिसके द्वारा लोग जीवन के लिए जो ज़रूरी वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं, है ना। जैसे ये जो कई प्रकार के जो उत्पादन के, और मार्क्स ने कहा कि अभी तक के इतिहास में हम कई प्रकार के उत्पादन की प्रणालियों को देख सकते हैं। उसने पूरे इतिहास का एक क्रमिक व्यवस्था करी, एक क्रमिक व्याख्या करी, और फिर ये बताया कि अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के उत्पादन की पद्धतियाँ रहीं। इनमें से कुछ हम देखते हैं। जैसे वो बात करता है जिसको वो कहता है प्राचीन उत्पादन की पद्धति, जो एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन था, जिसे कभी स्लेवरी के नाम से, दास प्रथा के नाम से भी समझा जा सकता है, जिसमें मार्क्स ने कहा कि हर उत्पादन की पद्धति में 2 ही मुख्य वर्ग होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं। तो दास प्रथा में कौन से 2 मुख्य वर्ग हैं? मालिक और दूसरा है दास। मालिक जिनका दासों पर पूरे स्वामित्व का अधिकार है और वो उनके श्रम को हड़प लेते हैं। दास अपने जीवन पे बिल्कुल उसका कोई अधिकार नहीं, किसी प्रकार की स्वतंत्रता उसके पास नहीं है। इसके बाद एक और बात करता है, वो है सामंतवादी उत्पादन की पद्धति। इसको हम कहते हैं फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसमें 2 मुख्य वर्ग उभर कर आते हैं, एक है सामंत और किसान। सामंत मतलब जमींदार, ज़मीन का मालिक, भूपति। और इसमें ज़मीन का जो ये मालिक है, ये किसानों पर, क्योंकि किसान के पास ज़मीन नहीं है, उत्पादन का साधन ज़मीन है, ज़मीन उसके पास नहीं है, वो केवल ज़मीन पर अपना श्रम करता है। इसलिए इस किसान पर जो उत्पादन का स्वामी है यानी ज़मींदार है, वो अपना नियंत्रण और अपना अधिकार रखता है। जाहिर सी बात है, इन तमाम परिस्थितियों में आप देखिएगा कि 2 विरोधी हित हैं और इनके हितों में के मध्य में टकराव होना आवश्यक है। जिस समय यूरोपीय देशों में ये सामंतवादी उत्पादन की पद्धति चल रही थी, उसी समय एशिया के देशों में जो उत्पादन की पद्धति है, वह है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, एशिया की उत्पादन की पद्धति। और यहाँ अंतर यह है कि यहाँ जो ज़मीन का जो अल्टीमेट मालिक है, वो ज़मींदार या सामंत नहीं होता था, बल्कि राजा होता था। इसके बाद एक और उत्पादन की पद्धति को मार्क्स बयान करता है, जो है पूंजीवादी उत्पादन की पद्धति, कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये समाज की वो स्थिति है, वो स्टेज है, जिसमें उत्पादन के जो साधन हैं वो मेनली क्या है? कैपिटल, फैक्ट्रीज, मशीनें और जो लेबर है, जो श्रम है। और इस स्टेज में जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जिसको वो बूर्जवा भी कहता है, ये सर्वहारा यानी श्रमिकों से अतिरिक्त श्रम कराता है और इन तमाम साधनों पर अपना नियंत्रण रखता है। इसके बाद मार्क्स का एक यूटोपिया है, एक स्वप्न चिंतन है, एक कल्पना है, और यही मार्क्स का क्रिटिक भी है, आलोचना भी है, कि मार्क्स ने कहा था कि एक ऐसी उत्पादन की व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था आएगी जिसको वो कहता है साम्यवादी समाजवाद, साम्यवादी समाज, और समाजवादी समाज। ये उत्पादन की पद्धति क्या होगी? जो क्लासलेस सोसाइटी होगी और स्टेटलेस सोसाइटी होगी, जहाँ वो कहता है कि कोई वर्ग नहीं होगा, समानता पर आधारित समाज होगा वो। और इस समानता पर आधारित समाज में जो समाज है वो किसी तरह के वर्गों में बटा हुआ नहीं होगा।
और उसके बाद की जो नेक्स्ट, ये 2 स्टेजेस में आएगा, पहले क्लासलेस सोसाइटी होगी और फिर जब लोग इतने नियंत्रित हो जाएंगे कि उन्हें नियंत्रण के किसी बाहरी अस्त्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्टेट, राज्य क्या होता है? नियंत्रण का एक अस्त्र जो बाहर से लोगों को कंट्रोल में रखता है। तो किसी कंट्रोलिंग यूनिट की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ेगी, तो फिर ये धीरे धीरे स्टेटलेस सोसाइटी भी हो जाएगी। लेकिन मार्क्स के बाद इतना समय बीत गया, लेकिन आज तक ऐसा समाज अस्तित्व में नहीं आ पाया है पूरी तरीके से। इसके बाद वो बात करता है क्रांति की। मार्क्स के यहाँ एक शब्द यूज होता है, क्रांति। मार्क्स कहता है कि जो वर्ग संघर्ष होता है, ये संघर्ष हमेशा क्रांति के माध्यम से होता है, और ये क्रांति अधिकतर हिंसक होती है। ये आमूल चूल परिवर्तन लाती है, जड़ों से बदलाव कर देती है। इसके अतिरिक्त हम एक और शब्द देखते हैं मार्क्स के यहाँ जो इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं, जो उनके सिद्धांत का की जड़ है, जो बुनियाद है, जो आधार है, वो है द्वंद्वात्मकता, डायलेक्टिक्स। ये है, इसका तात्पर्य होता है 2 परस्पर विरोधी शक्तियों के बीच होने वाला संघर्ष। जो 2 ऑपोजिट फैक्टर्स हैं, जब इनमें तनाव होता है, टकराव होता है, तो उसको ही हम द्वंद्वात्मकता या द्वंद्व कहते हैं। फिर वो बात करता है डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये मार्क्स का सिद्धांत है, इसी को मार्क्स के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो प्रत्येक वस्तु की व्याख्या परिवर्तन के संदर्भ में करता है कि हर चीज़ परिवर्तनशील है, और ये परिवर्तन पदार्थ में निहित परस्पर निहित है, अंतर्निहित है, परस्पर विरोधी शक्तियों के निरंतर विरोधाभास के कारण अस्तित्व में आता है। यानी हमेशा जो द्वंद्व है वो होता रहता है, और इस द्वंद्व के कारण नई व्यवस्था, नया समाज अस्तित्व में आता रहता है। इसी के साथ एक और संकल्पना, एक और शब्द मार्क्स के यहाँ हमको दिख जाता है, निषेध का निषेध, निगेशन ऑफ निगेशन। जब कोई वस्तु किसी अपने से पहले, अपने से प्राचीन के निषेध के फलस्वरूप अस्तित्व में आती है, और कुछ समय बाद, समय के उपरांत वो वस्तु दोबारा उस वस्तु का भी कोई निषेध अस्तित्व में आ जाता है, तो इसको हम निषेध का निषेध कहते हैं। इसको हम समझ सकते हैं जैसे वाद, प्रतिवाद और संवाद, थीसिस, एंटीथीसिस, एंथीसिस। कोई एक विचार, एक व्यवस्था अस्तित्व में आई, कुछ समय बाद अंतर्निहित विरोधों के कारण उस व्यवस्था में जो 2 परस्पर विरोधी गुट थे, उनमें द्वंद्व हुआ। उन द्वंद्वों के परिणाम स्वरूप उससे एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आई, जिसको हम उसका प्रतिवाद कहते हैं, उसका काउंटर थॉट। और फिर पुनः समय के साथ ये प्रतिवाद जो है ये वाद का रूप धारण कर लेता है, और पुनः इनमें द्वंद्व शुरू हो जाता है, और इसमें जो परस्पर विरोधी शक्तियां हैं उनमें द्वंद्व, उनमें टकराव होता है, और इसका परिणाम होता है कि एक नई व्यवस्था में आती है, जिसको हम सिंथेसिस या संवाद की स्थिति कहते रहते हैं। जैसे ये समझ लीजिए आप आसान शब्दों में कि जैसे दास प्रथा थी, मालिक और दास में द्वंद्व हुआ, इनमें संघर्ष हुआ, और एक नई व्यवस्था आई, सामंतवाद। सामंतवाद में जमींदार और किसान में संघर्ष हुआ, और एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आई, पूंजीवाद। अब पूंजीवाद में फिर संघर्ष हुआ या होगा पूंजीपति और श्रमिक के बीच में, और इसके बाद एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आ सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वो तमाम शब्द हैं जो मार्क्स के सिद्धांत के आधार हैं, और अगर हम इन सिद्धांत को समझना चाहते हैं मार्क्स के, और ये शब्द हमारे लिए हमने बहुत आसानी से समझ लिए, या इनके भाव को हम समझ सके, तो मार्क्स के सिद्धांत को समझना भी हमारे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा, बहुत ईजिली हम उसको समझ सकते हैं। तो मैंने आज के इस लेक्चर में इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी, और समय रहा तो आगे हम मार्क्स की थ्योरी को और समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है वो आपको समझ में आएगा, और अगर आपके पास जो भी आपका मटेरियल है, जो आपके पास इस वक्त अवेलेबल डेटा है, उसकी हेल्प से अगर आप समझते हैं तो ज़रूर आपको ये चीज़ें आसान होंगी। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छा करिए, अच्छा पढ़िए, और आने वाले जीवन में आप सक्सेसफुल रहिए, यही मेरा आशीर्वाद है आपके लिए। और वर्तमान परिस्थितियों में सबसे ज़रूरी है कि आप सेफ़ रहिए, स्वयं सेफ़ रहिए और अपने